नमस्कार, आपका स्वागत है दूरदर्शन हरियाणा के इस विशेष प्रसारण में। आज हम बात करेंगे कृषि से जुड़े 3 नए कानूनों की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष अतिथि हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल। जयप्रकाश जी, आपका दूरदर्शन हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि हरियाणा के कृषि मंत्री होने के नाते आप जो कृषि कानून 3 नए लेकर आई है केंद्र सरकार, उनको कैसे पढ़ते हैं? विचारणीय मुद्दा ये है कि आज किसान की हालात कैसी है। अगर अच्छी है तो एक पक्ष है, और किसान की हालात कमज़ोर है तो इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और कमज़ोर अगर हालात है किसान की, तो उसके लिए पुरानी जो व्यवस्था है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आवश्यक है। मेरे विचार से किसान की हालात अच्छी नहीं है, और इसके लिए जो जिम्मेदार है पुराने व्यवस्था है, पुराना सिस्टम है, और जो कांग्रेस की नीतियां हैं वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसको मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं एक लक्ष्य दिया है कि 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करना है, और वो अपने बात के धनी हैं। जिस तरह से उन्होंने धारा 370, 35A, राम मंदिर निर्माण, CAA या बहुत सारे जो उनके लक्ष्य थे उनको प्राप्ति की। किसान की आमदनी बढ़ाने वाले उसको भी वो जरूर प्राप्त करेंगे। सारे देश के लोगों को इस बात पर पूरा भरोसा है, और उसी के रास्ते में कृषि को सुधारने के लिए बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने काम किया। यूरिया पे नीम का लेपन किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए, किसान सम्मान निधि के रूप में 6-6 हज़ार रुपये किसानों को दिए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए, मंडियों की व्यवस्था को सुधारा, और गेहूं की, धान की या कपास की या दालों की MSP को बढ़ाया। और उसकी जो 2013-14 कांग्रेस के वक्त में जो खरीद होती थी उसमें 2 गुना, 3 गुना, कहीं 40 गुना तक उसमें वृद्धि की है। तो धीरे धीरे करके इससे ये उम्मीद बनी है कि किसान की आमदनी बढ़ेगी, और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक ऑप्शन दी है कि जो 3 कानून लेके आए, इसमें पहला कानून यह है कि मंडियों का, कि मंडी से बाहर भी कोई व्यापारी, कोई किसान, कोई खरीदना चाहे किसान की फसल को तो वो खरीद सकता है। और ये एक सर्वविदित तथ्य है कि जितने ज़्यादा बायर होंगे, जितने ज़्यादा खरीदार होंगे, किसान का हित उसी में सुरक्षित होगा। आज किसान का हित जो है 20 गांव, 15 गांव एक मंडी में जाके अपना माल बेच सकते हैं, निश्चित व्यापारी होते हैं, तो किसान को पर्याप्त उसका जो फसल का मूल्य नहीं मिल पाता। तो जितनी इस कानून के आने के बाद ज़्यादा बायर होंगे तो उससे किसान को लाभ होगा। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हरियाणा, पंजाब में कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती आई, उसमें सुधार किया गया है। उसका परिणाम ये आएगा कि कुछ पहले के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी वो किसान हित की उसमें पूरी अनदेखी की गई थी। अब नए कानून आने से किसान को ज़मीन पर, किसान के ऊपर जो कोई किसी भी तरह का खतरा नहीं रहेगा, किसान के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। किसान चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा सकता है, और व्यापारी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं जाएगा, किसान की ज़मीन पे कोई क्लेम नहीं कर सकता। और तीसरा, एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट है भंडारण का, इसका भी किसान को फ़ायदा है कि किसी वजह से, भंडारण की वजह से किसान को फसल का मूल्य ज़्यादा बढ़ जाता है तो किसान को लाभ ही होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने सब पार्लियामेंट में प्रेस के माध्यम से किसान भाइयों को आश्वस्त किया है कि ये तीनों कानून किसान के हित में है, इससे किसानों को लाभ होगा, किसान का अहित किसी भी रूप में नहीं होगा। सर, जैसे प्रधानमंत्री स्वयं बता चुके हैं कि ये कृषि कानून रातों रात नहीं आए हैं, बल्कि इससे 20 से 22 साल की एक जर्नी तय करी है। इस पे काफी विचार विमर्श हुआ है, संसद में बहस हुई है। तो आपको क्या लगता है कि फिर भी कुछ किसान संगठन
जब उनसे बातचीत होती है तो वो इसको रिपील करने के अलावा कोई और बात पे बात ही नहीं करना चाहते। देखिए, इसमें शुद्ध रूप से राजनीतिक पार्टियां घुसी हुई हैं और खासकर इसमें मुख्य कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य एक ही है, किसान हित से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी कुर्सी सत्ता के हित देखना चाहती है और कांग्रेस को ये पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात के धनी हैं, किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे, किसान हित के काम करेंगे। जो बचा खुचा वोट बैंक है वो भी उनका खिसक जाएगा। इसलिए आंदोलन के माध्यम से किसानों को भ्रमित करके और अव्यवस्था फैला करके ये जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं तो एक चीज़ दावे के साथ कहता हूं कि आगे आने वाले वक्त में किसानों का हित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। और दूसरी बात और एक है, कोई भी कानून अगर लागू करते हैं उसका परिणाम आने में 6 महीना, 9 महीना, 1 साल लगता है। आज ये कानून लागू हुए भी नहीं अच्छी तरह से, तो इसके परिणाम देखने के लिए इसका जो रिजल्ट है वो आने में वक्त लगेगा। और तब कोई आंदोलन करे कि कोई अनुचित बात लगे, किसान को अहित हो, किसान का नुकसान हो, तब तो बात अच्छी लगती है। पार्लियामेंट के किसान के कानून पास होते ही कि किसान का अहित हो जाएगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो संविधान में भी इतनी बार संशोधन हो चुका है, कोई चीज़ अगर आज के साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद कोई लगता है कि ये किसान के हित में नहीं है, तो लोकतंत्र में हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कभी भी किसी भी कानून में संशोधन कर सकते हैं। और अभी चर्चा के दौरान किसानों से कई दौर की चर्चा हुई है, 10-12 बार की मीटिंग हुई है और भारत सरकार के कृषि मंत्री और 2 अन्य मंत्रियों ने बार बार कहा है कि हम जो है किसी भी किसान को कोई संशय है तो उस कानून को हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि किसान भाइयों को चर्चा के माध्यम से बातचीत करके अपना जो कोई भ्रांति है उसको दूर करें। और प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता के आशीर्वाद से किसान हितैषी फैसले करने में बहुत सारे कदम आगे बढ़ाए हैं उन्होंने, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की बात हो, चाहे सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं हो, तो तरह तरह की योजनाएं करके और मंडियों का जाल बिछाने की बात हो, माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्थाएं बनाने की बात हो और फार्म गेट प्रोसेसिंग की बात हो, किसान के बच्चों को रोजगार देने की बात हो, तो बहुत सारी योजनाएं हम लेके आए हैं। और आज जो भारत का विकास होगा ग्रामीण विकास के साथ होगा। पहली बार जो है सरकार के खजाने के मुंह गाँवों की तरफ खुले हैं और मैं तो किसान भाइयों का धन्यवाद अदा करता हूं कि कोरोना काल में जब सारे उद्योग, सारे धंधे, सारे कार्यक्रम ढीले पड़ गए थे, नेगेटिव ग्रोथ चल रही थी, कृषि ही एकमात्र ऐसा चमकता हुआ सितारा था कृषि क्षेत्र का जिसने 3.4% की ग्रोथ दे करके भारत के जो खाद्यान्न भंडार बढ़ने का जो काम किया है। किसानों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और मुझे आशा है कि किसान भाई जो ये 3 कृषि कानून आए हैं इनके परिणाम आने में साल, 1.5 साल, 2 साल लगेगा। तब तक इनके परिणाम की इंतज़ार करके और कोई भी अगर इसमें कोई कमी होगी, कोई लगेगा कि किसान का हित इन कानून से नहीं होता होगा, तो ये कभी भी बदले जा सकते हैं। इतनी ही मेरी सोच है। जयप्रकाश दलाल जी, अभी हमने देखा हाल ही में ट्विटर पे जो स्वीडन की एक पर्यावरणविद है ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने एक टूल किट शेयर की। उस टूल किट में पता चला कि ये पूरा आंदोलन, अगर उस टूल किट को माने तो पूरा आंदोलन प्री स्क्रिप्टेड था, बल्कि उसमें हर एक इवेंट के बारे में बताया गया कि इस दिन ये होगा, 26 जनवरी को ये होगा, 5 फरवरी 6 फरवरी को ये होगा। तो और इसमें खालिस्तानी एंगल की भी बात करी गई। इन सब को आप कैसे देखते हैं? हमारे देश का किसान बुरी तरह से देशभगत है
किसान भोला है, खेतों में काम करता है, खाद्यान्न भंडार भरने के काम करता है, लेकिन बहुत सारी ताकतें, कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, कुछ देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन में घुसने की कोशिश में है। और जैसे हमारी जो एजेंसीज की रिपोर्ट आती हैं कि वो किसी न किसी रूप में टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इसमें घुसपैठ करती हैं और किसान के आंदोलन को बदनाम करने की पूरी साजिश है। मुझे ये पूरा भरोसा है कि किसान इन चीज़ों को समझेंगे, सावधान रहेंगे और जो देशद्रोही ताकतें इस आंदोलन में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही हैं उनको इसमें नहीं करने देंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि अब हमने देखा कि एक यूएस की पॉप स्टार है रिहाना, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया जो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम इस बारे में बात करें किसान आंदोलन के। और अगर जब हमें बाद में इस टूल किट से पता चला कि ये टूल किट में ये पहले से ही लिखा हुआ था और कई और हैंडल से भी इसको ट्वीट किया गया, तो आपको लगता है कि कई सेलिब्रिटीज और सब लोगों ने हमारे देश की छवि को बिगाड़ने के लिए ये कहीं ना कहीं एक प्लान करा था ये पूरा इवेंट? देखिए, एक बात तो सर्वविदित है कि इस देश की जनता का आशीर्वाद मोदी जी को है। चुनाव के माध्यम से, आंदोलन चलने के बाद भी बहुत सारे चुनाव हुए हैं और इसमें बिहार का चुनाव था, बाई इलेक्शन था इसका, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, पंचायतों के चुनाव हुए राजस्थान के, और जनमानस ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। और एक बात भी ये सही है कि कुछ पार्टियां हताश हो चुकी हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। वो हर किसी आंदोलन में देश हित सोचने के बजाय वो अपनी सत्ता हथियाने के लिए, कुर्सी के लिए सोचती है और वोटों की राजनीति से वो मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब नहीं हो पाती। तो हर किसी आंदोलन का, चाहे वो शाहीन बाग का हो, चाहे वो धारा 335 और 370 का हो, या किसी तरह का सीए का मामला हो, या किसान आंदोलन हो, वो इंतजार में रहती है कि कोई भी आंदोलन छिड़े, उसी के कंधे पे बंदूक रख के सत्ता हथियाना चाहती है ये। लेकिन इस देश का नागरिक, इस देश का किसान समझदार है और वो कांग्रेस के इस हथकंडों को नाकाम करेगा। कांग्रेस का जो कोशिश है कि व्यवस्था को खराब करें, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखिए, जितनी भी देशद्रोही ताकतें हैं उनको एक चीज़ समझ में नहीं आती कि भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा विकास कर रही है, एक स्थिर सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, धड़ाधड़ फैसले लेती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम चल रहा है। तो उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है और वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी आंदोलन आ जाए उसमें घुसपैठ करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का किसान, भारत का आम नागरिक इस चीज़ को समझेगा और उनके इस हथकंडे को कामयाब नहीं होने देगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, जो 26 जनवरी को जो घटना हुई, जो लाल किले के प्राचीर से हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? ये कैसी घटना है कि इसको लोग, ये पूरे विश्व ने देखा टीवी पे, तो आपको क्या लगता है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें इसी से साबित होता है कि जो ऐसा काम करने वाला किसान नहीं हो सकता, कम से कम किसान पूरा देशभक्त है, लेकिन जो हमारी आन बान शान तिरंगा है, जिसकी रक्षा के लिए, जिसकी इज्जत के लिए सरहद के ऊपर किसान के बेटे जो है अपने जीवन की बलिदान कर देते हैं, किसान इस तरह के तिरंगे का अपमान में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन जो भी ताकतें इस तिरंगे के अपमान में शामिल हुई हैं, सारे देश ने उसकी भर्त्सना की है और उसको ऐसी चीज़ जो है कानून के कार्रवाई करके, ऐसी ताकतों को पहचान करके कानून अपना काम करेगा। अभी हमने हाल ही में देखा कि नरेंद्र सिंह तोमर, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने संसद में बोला कि ये मसला, जो ये आंदोलन है, ये केवल एक ही राज्य का है और इसमें किसी और राज्य का लेना देना नहीं है। उन्होंने बिल्कुल संकेत पंजाब की तरफ करे।
आप हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, आप लोगों से मिलते हैं, किसान भाइयों से मिलते हैं, आपका भी क्या यही मानना है कि ये आंदोलन केवल एक ही राज्य से जुड़ा हुआ है? शुरुआत में आंदोलन जो था मोटे तौर पर पंजाब से ही था, और लेकिन क्योंकि पंजाब के किसान भाई या आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ आ गए तो हमारी हरियाणा की भूमिका, हरियाणा के चित्र का उपयोग हुआ। जैसे कि महाभारत पूरे देश की थी लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि में हुई, और किसान शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई सहानुभूति रखता है। मैं भी सहानुभूति रखता हूँ, मैं भी किसान परिवार से हूँ, किसान का सम्मान करता हूँ, और धीरे धीरे करके इसको उनको हमारे प्रदेश से भी जो खापों का समर्थन मिला, कांग्रेस का समर्थन मिला, राजनीतिक पार्टी राजनेताओं का समर्थन मिला, तो धीरे धीरे उनको इनका समर्थन मिलना शुरू हुआ। और अब मुझे आशा है कि लोग समझदार हैं, लोग चीज़ों को समझेंगे, देश हित को समझेंगे, और इन कानूनों का किसी भी तरह से किसान भाइयों का कोई नुकसान नहीं होने वाला। और मोदी जी जो हैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने वायदा किया है कि किसान की आमदनी को दुगुना करना है 2022 तक, और एक एक कदम करके वो उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमने देखा जो ये चक्का जाम जो किसानों ने जो प्लान किया था उसका पूरे प्रदेश में मिला जुला असर मिला। कुछ जिलों में जैसे फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूंह, इन सब में बिल्कुल असर दिखाई नहीं दिया, जबकि हिसार, जींद, रोहतक, हम ऐसे जिलों की बात करें जहां पे उसका काफ़ी प्रभाव दिखाई दिया। तो क्या हम मान सकते हैं कि किसान भी हमारे, ये नहीं कि पूरी तरह से इसके अगेंस्ट है इस बिल को लेकर, किसान भी डिवाइडेड है हमारे राज्य में? इसमें कई तरह की राजनीति है। बहुत सारे किसान जो हैं इन 3 कृषि कानूनों के हक में हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, सब्जियों के किसान हैं, फलों के किसान हैं, और दूसरे जो एफपी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, तरह तरह के अलग अलग वर्ग हैं। और जो शिक्षित किसान हैं वो समझते हैं कि ये किसान के हित के कानून हैं, लेकिन मुद्दा किसान का नहीं, मुद्दा राजनीति का ज़्यादा हो गया है, और राजनीतिक पार्टियां ज़्यादा इस पे हावी हो गई हैं। और राजनीतिक पार्टियां, खासकर कांग्रेस हरियाणा के अंदर, वो नहीं चाहती कि ये जो है शांति हो, वो व्यवस्था फैलाकर अफरा तफरी करके, और नहीं चाहती कि किसानों का हित जो है मोदी जी के द्वारा किया जाए। और कांग्रेस को मैं कहता हूँ सबसे पहले तो प्रायश्चित करना चाहिए कि 60-70 साल में सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस का शासन रहा है, और उसकी नीतियों की वजह से ही तो किसान कमज़ोर है। आज अगर किसान की हालत अच्छी नहीं है तो उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार सबसे ज़्यादा कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी। जयप्रकाश जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस आंदोलन को लेकर 11 दौर की बातचीत हुई है भारत सरकार के साथ, किसान संगठनों की। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई, लेकिन उससे कुछ किसान संगठन मिलना नहीं चाहते। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ है, ये पूरा आंदोलन खत्म कैसे होगा, ये कब जाके खत्म होगा और इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, किसी भी समस्या का समाधान अगर निकालना है तो चर्चा के द्वारा ही संभव होगा, और मुझे उम्मीद है कि अल्टीमेटली किसान भाई और भारत सरकार के जो नेतृत्व है मिल बैठकर चर्चा के द्वारा समाधान निकालेंगे। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि ये जिसका समाधान नहीं निकल सके। बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान भी चर्चा के द्वारा ही संभव हुआ है। और मैं आपके माध्यम से सारे किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि ये सरकार आपके वोट से बनी हुई सरकार है, आपके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार है, आपके हितों के लिए काम करने वाली सरकार है। और आप जो मिल बैठ करके जो आपकी भ्रांतियां हैं, समस्याएं हैं, वो सरकार के सामने रखें, और सरकार आपकी समस्याओं पे जरूर गौर करे। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिन्होंने हर विषय पे, हर प्रश्न का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी केवल प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के लिए सबसे अच्छे प्रधानमंत्री बनकर उभरे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार 2022 तक हर किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। उन्होंने किसानों से यह अपील भी करी कि वो प्रदर्शन का रास्ता छोड़कर
बातचीत के दौर शुरू करें और बातचीत कर कर इस आंदोलन को जल्दी से जल्द खत्म करें। तो इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। धन्यवाद।